किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की बुवाई का समय लगभग नज़दीक आ चुका है। 15 अक्टूबर के बाद गेहूं की बुवाई स्टार्ट हो जाती है, जो कि लास्ट दिसंबर तक चलती है। अब हमारे किसान भाइयों के माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि भाई बुवाई करते समय ऐसा कौन सा खाद उर्वरक देना चाहिए जिससे ग्रोथ भी अच्छी हो, कल्लों का फुटाव भी अच्छा हो और उत्पादन भी हमको अच्छा मिले। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग से ही गलती करते हैं। मतलब बेसल डोज में ही यदि हम सही खाद उर्वरक नहीं दे रहे हैं तो वो हमारी फसल कमज़ोर ही रहेगी। कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग से यदि आपकी फसल कमज़ोर है तो फिर बाद में आप कुछ भी करते रहिए, उसमें कोई सा भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए, वो फसल फिर से रिकवरी नहीं होगी। मतलब एक बार यदि पौधा स्ट्रेस में चला जाता है तो फिर उसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, इसके बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता। तो स्टार्टिंग से ही आपको एनपीके का फंडा समझना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में यदि आपने खाद उर्वरक में एनपीके का फंडा समझ लिया तो 101% गारंटी है आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और जो उत्पादन आप सोच रहे हो, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो, वही उत्पादन मिलेगा। मतलब काफ़ी बार आपने देखा होगा कुछ किसान भाइयों को 1 एकड़ में 30 प्लस उत्पादन मिलता है, तो वो ऐसा अपने खेत में क्या करते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे भी है जिनको 1 एकड़ में 20-22 कुंटल उत्पादन मिलता है या इससे कम उत्पादन मिलता है। जबकि हमारे हर एक किसान भाई मेहनत करते हैं, हर एक किसान भाई खर्च करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं? खाद उर्वरक में। हमने वैरायटी अच्छी वाली लगाई, अच्छी वाली सर्च करके वैरायटी लाए हैं, बहुत कॉस्टली वैरायटी हम लाए हैं। और वैरायटी भले ही आप कितनी भी अच्छी लगा दीजिए, लेकिन आपने खाद उर्वरक का शेड्यूल सही नहीं रखा तो वैरायटी कुछ नहीं करेगी, वो उतना ही उत्पादन देगी जितना आपको पहले मिल रहा है। इसलिए कुछ डिपेंड करता है आपके शेड्यूल पे, कुछ डिपेंड करता है वैरायटी पे। अब ये एनपीके का फंडा क्या है मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। केमिकल में भी आपको समझाऊंगा, इसके बाद ऑर्गेनिक में भी आपको समझाऊंगा। जहां आपको बेनिफिट हो, जो आप कर सको वो अपना लेना, और आपको दोनों तरीके से रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। पहले हम बात करेंगे केमिकल में। देखिए दोस्तों, वैसे आमतौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, ये 4 चीज़ें मेन होती है गेहूं की फसल में। इसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीशियम ये भी दिया जाता है, लेकिन वो बाद वाली स्टेज पे। अभी बेसल डोज में सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं पे फोकस करना है। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, ये मैं केमिकल में भी बता रहा हूँ। इसके बाद ऑर्गेनिक तरीके से आप घर पे बना सकते हो, ऐसा खाद भी मैं आपको बताऊँगा। घर पे बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी मेहनत चाहिए और कुछ नहीं। खर्च आपका जीरो होगा, सिर्फ मेहनत लगेगी, बाकी जीरो खर्च में आप मुनाफा भरपूर कमा सकते हो। पहले हम केमिकल की बात करते हैं। नाइट्रोजन, हमारे बहुत सारे किसान भाई नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। अब ये गलतियां कहाँ पे करते हैं? कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा देते हैं। 3 बार नाइट्रोजन दी जाती है गेहूं की फसल में। पहला बेसल डोज में, दूसरा पहली सिंचाई में, जब सियारा स्टेज पे हमारी गेहूं की फसल रहती है, जिसको क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज बोला जाता है, जब हम पहला पानी निकालते हैं, और ये स्टेज 21 दिन में आती है तब दी जाती है। दूसरी 40 से 42 दिन में हम जब दूसरा पानी हमारी गेहूं की फसल में लगाते हैं तब नाइट्रोजन दी जाती है। अब हमारे किसान भाई कैसे गलती करते हैं? कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जो बेसल डोज में लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन पूरी की पूरी मात्रा बेसल डोज में दे देते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो तीसरा चौथा पानी, जब भी पानी लगा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन दे रहे हैं। आप बार बार नाइट्रोजन दोगे तो उसका रिजल्ट हमको ये मिलेगा कि आपकी फसल तो ग्रोथ कर लेगी, लेकिन फसल बहुत कमज़ोर रहेगी। और कमज़ोर रहने की कंडीशन में थोड़ी बहुत हवा चल जाती है तो वो आपकी फसल आड़ी हो सकती है, और आड़ी यदि हो गई तो उसमें 0 साइज का दाना बनेगा, जो कि आपका सीधा सट उत्पादन गिरा देगा। नाइट्रोजन आपको 150 किलोग्राम देना है पर हेक्टर के हिसाब से, जो कि 50 किलोग्राम आपको बेसल डोज में देना है, 50 किलोग्राम आपको पहले पानी पे देना है, 50 किलोग्राम आपको दूसरे पानी पे देना है। ये है नाइट्रोजन का फंडा। अब ये नाइट्रोजन करती क्या है हमारी फसल में? भाई हम दे तो रहे हैं नाइट्रोजन, लेकिन इसके काम तो बताओ। देखिए दोस्तों, पहला काम तो इसका ग्रोथ बढ़ाना, ये हमको सबको पता है कि भैया रुकी हुई ग्रोथ नाइट्रोजन बढ़ा देती है। अब दूसरा काम, नाइट्रोजन और जिंक ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। इसके साथ आप जो कल्ले का फुटाव देखते हो ना अपनी गेहूं की फसल में, जो सर्च करते हो कि कल्ले कैसे बढ़ाएं, फुटाव कैसे बढ़ाएं, वो कल्लों का फुटाव कौन बढ़ाता है? नाइट्रोजन और जिंक, ये दोनों मिलके कल्लों का फुटाव भी बढ़ाता है। मतलब
ये आप यदि अपनी गेहूं की फसल में चाहते हो कि भाई हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, तो उसके लिए नाइट्रोजन और जिंक पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आम बात है, जायज़ सी बात है, जितने ज़्यादा गल्ले निकलेंगे उतना ही हमारा अच्छा उत्पादन होगा। ये हो गया नाइट्रोजन का फंडा। नाइट्रोजन के फंडे के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फास्फोरस की। अब ये फास्फोरस बेसल डोज में दिया जाता है पूरा। अब ये पूरा मतलब 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस दिया जाता है, जो कि आपको बेसल डोज में ही देना है, मतलब बुवाई करते समय। फास्फोरस क्या करता है, पौधे को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें भी फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों मिलजुल के काम करते हैं। फास्फोरस का क्या काम रहता है, नाइट्रोजन ग्रोथ बढ़ा रहा है तो वो पौधे को मजबूत बनाएगा, मतलब थोड़ी बहुत हवा चलती है तो उसमें पौधा गिरेगा नहीं यदि आपने फास्फोरस की सही मात्रा और सही तरीके से आपने फास्फोरस दिया है तो। अब ये पोटास का क्या काम है, पोटास भी बेसल डोज में ही दिया जाता है, और जो कि 40 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। अब ये पोटास का क्या काम रहता है, हालांकि ये फास्फोरस और पोटास दोनों मिलजुल के काम करते हैं, ये पौधे को मजबूत भी बनाते हैं। इसके अलावा दाने में जो चमक होती है, जो आप देखते होंगे गेहूं में कई वैरायटी ऐसी भी है जिनमें बहुत ज़्यादा चमक रहती है। अब जो खाने वाली वैरायटी है उनमें तो रहती ही रहती है, बाकी जो दलिया वर्गीय जितनी भी वैरायटी है उनमें भी चमक यदि आपको बढ़ाना है तो उसमें पोटास का सही शेड्यूल रखना पड़ेगा। लेकिन आप यदि सोचते हो कि भाई नाइट्रोजन हम डाल दें, फास्फोरस हम डाल दें, पोटास हम नहीं डालें, तो उससे होगा क्या, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब की मात्रा आपको जो पौधे को चाहिए उतनी रखनी पड़ेगी। अब एक ये भी रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम, ये दोनों ही हमारे लिए हानिकारक होता है। ऐसा ही सेम पौधे के लिए है, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद और उर्वरक देते हो तो वो भी उसको सूट ही नहीं होगा, और ज़रूरत से कम यदि दे रहे हो तो उसमें भी वो स्ट्रेस में चला जाएगा। कुल मिला के लास्ट स्टेज तक गेहूँ का पौधा स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए। समय समय पर आपको पानी निकालना है और समय समय पर आपको खाद और उर्वरक देना है। ये होगा केमिकल का फंडा। अब दूसरा फंडा है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, देखिए ऑर्गेनिक का बहुत सिंपल तरीका है, बस मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, इतना खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा यूरिया लगभग 270 का एक बैग पड़ रहा है, वो भी 45 kg का। इसके अलावा डीएपी की यदि बात की जाए तो वो 1472 इस बार का नया रेट है, 1472 एक बैग, वो भी 50 kg का। इसके अलावा आप और भी छिड़काव करोगे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, इन सब का यदि हिसाब जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और उसमें हमारा बचता कुछ नहीं है। क्योंकि पिछली बार गेहूं का रेट 2475 रहा था, अगर उसमें 2000 हमारा खर्च हो रहा है तो हमको कितना बच रहा है, 475 रुपये। 475 रुपये के लिए हम अपनी खेती कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप स्मार्ट फार्मिंग करते हो तो उसमें आपको ऑर्गेनिक में आना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में क्या फ़ायदे हैं आपको, एक तो आपकी मिट्टी ख़राब होने से बची रहेगी, मतलब हम उत्पादन बनाने के लिए हर तरीके से केमिकल यूज़ कर रहे हैं इसमें। यूरिया ये क्या मतलब मिट्टी को ख़राब नहीं करता, बहुत बेकार तरीके से मिट्टी को ख़राब करता है। और यही अगर चलता रहा तो ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 3 से 4 साल बाद हमारी ये कंडीशन बचेगी कि हमको ये हमारी खेती लगभग 3 से 4 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। जब इसमें कुछ पैदा करने के लिए इसमें इतनी क्षमता ही नहीं बचेगी तो हमको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। ये एक बार पंजाब में हुआ था, और पंजाब में उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ किया, वहाँ पे दनादन यूरिया, दनादन डीएपी और ये सब छिड़काव किया उन्होंने। तो और वहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा रहता है पर एकड़। यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर 30 कुंडल है तो वहाँ पे लगभग 35 कुंडल 40 कुंडल वो निकालते थे, उस समय की बात है। उन्होंने धीरे धीरे परिवर्तन किया, अब वो ऑर्गेनिक पे आ गए हैं, उनकी मजबूरी बन गई कि ऑर्गेनिक पे उनको आना पड़ा। अब ऑर्गेनिक में क्या फंडा है, 200 लीटर आपको पानी लेना है, और 200 लीटर पानी में 1 लीटर आपको छाछ मई लेना है, और दूसरी चीज़ 2 लीटर आपको गौमूत्र लेना है। इसके अलावा 200 ग्राम आपको बेसन लेना है, और 2 किलो आपको गुड़ लेना है। ये 4 चीज़ें आपको लेना है। इसके अलावा 5वीं चीज़ है 50 ग्राम मिट्टी।
किसी भी पेड़ के पास की मिट्टी आप ले सकते हो 50 ग्राम से ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं लेना है। इसको आपको किसी छाया वाले स्थान पे पैक करके रख देना है और 2-3 दिन के अंतराल पे आपको इसको हिलाते रहना है, तो ये एकदम बेहतरीन खाद बन जाता है। इसके अलावा आप इसमें गोबर भी ऐड कर सकते हो, मतलब गाय का गोबर अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। अगर गाय का गोबर नहीं है तो भैंस का गोबर है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। जितना पुराना गोबर होगा उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, इसमें भी एक फंडा है, जैसे आप 2 लीटर गाय का गोमूत्र यूज़ कर रहे हो तो 2 किलो आप गाय का गोबर लेना। देसी गाय अगर आपके पास है तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और यदि आप भैंस का मूत्र ले रहे हो या फिर विदेशी गाय का मूत्र ले रहे हो तो उसी का आपको गोबर लेना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक फंडा है। अब इसको छिड़काव कैसे करना है, इसका सीधा आप जब भी आप अपने खेत में पानी लगाओ, जैसे आप पहली सिंचाई कर रहे हो CRI स्टेज में, उस समय पानी के साथ आप लगा सकते हो, दूसरे पानी में भी आप चला सकते हो इसको। ये एकदम सिंपल वाला फंडा है, इसमें आपको कोई भी खर्च नहीं है, ये आप घर पे तैयार कर सकते हो। और इसमें 15 दिन के लिए यदि हम इसको रख रहे हैं तो उसमें आप फिश टैंक वाली जो मोटर आती है उसको भी लगा सकते हो, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो 2 से 3 दिन के अंतराल में मैं हिलाने का बोल रहा हूँ वो भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप फिश टैंक वाली मोटर लगा देते हो तो। वो कंटिन्यू क्या है, बुलबुले टाइप के पानी को हिलाती रहती है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक फंडा। अब ऑर्गेनिक में भैया कीटनाशक का कैसे कंट्रोल करें, ये भी एक मैटर है कि भैया आप ऑर्गेनिक बताते रहे हो लेकिन कीटनाशक का कैसे कंट्रोल करें। उसके लिए है नीम ऑयल। नीम ऑयल से आप कोई सा भी कीट हो उसका कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा 10 पन्नी है, 10 टाइप के आपको पत्ते, जहरीले पत्ते जिनको गाय नहीं खाती हो वो पत्ते आपको लेना है और उनका पानी उबाल लेना है अच्छी तरीके से। 50 लीटर पानी में यदि आप उबाल रहे हो पत्तों को तो लगभग 10 से 20 लीटर पानी बचना चाहिए, इतना आपको उबालना है। और जितना पानी बच रहा है, मतलब 20 लीटर बच रहा है तो 20 लीटर ही आपको गौमूत्र लेना है और उसमें 1 लीटर नीम ऑयल प्लस कर देना है। ये हमारा बेस्ट कीटनाशक तैयार हो जाता है। मार्केट से आपको कोई सा कीटनाशक लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कीटनाशक भी है, इसके अलावा ऑर्गेनिक तरीके से यदि आप कोई सा खाद बना रहे हो तो वो सॉल्यूशन भी है। केमिकल की जगह पे यदि आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो उसके सारे सॉल्यूशन है यदि आप करना चाहते हो तो। आप में से कितने किसान भाई इंटरेस्टेड है वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको नई नई विधि बता सकूं, मतलब खाद बनाने की विधि, कीटनाशक बनाने की विधि। क्योंकि अभी तक मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि मेरे जो ऑडियंस है उनमें से कितने किसान भाई जो ऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या जिनमें ऑर्गेनिक करने की दिलचस्पी है। तो उस हिसाब से मैं आपको A to Z जानकारी देता जाऊंगा कि आपको कब क्या करना है ऑर्गेनिक में और कैसे आपको खाद तैयार करना है, कैसे आपको कीटनाशक तैयार करना है। तो ये हुआ भैया गेहूं बुवाई करते समय खाद और उर्वरक का फंडा जो कि मैंने A to Z आपको बताया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आपके लिए मैं तत्पर बैठा हूँ, आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ हमारे ऑडियंस में जो भी किसान भाई है उनका रिप्लाई दे पाऊँ। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो साइड में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो वैरायटी से रिलेटेड है। इस बार आपके लिए कौन सी वैरायटी सही रहेगी, कौन सी वैरायटी सही नहीं रहेगी, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।